हेलो दोस्तों, परमहंस एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज से इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ये जो शब्द है ये हिस्टोरिका शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिका इस शब्द का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या फिर तहकीकात करना। यह हिस्ट्री शब्द का मतलब है। दोस्तों हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुल 3 बातें मुख्य रूप से हमें देखना है, जैसे कि पास्ट इवेंट्स, क्रोनोलॉजी और कंटिन्यूटी। ये पास्ट इवेंट पूर्व की घटनाएं, क्रोनोलॉजी समय का क्रम और कंटिन्यूटी निरंतरता, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही इतिहास कहलाता है। पूर्व की घटनाएं, समय का क्रम और निरंतरता। जो पूर्व की घटनाएं होंगी उनमें समय का क्रम होगा और उसमें परस्पर निरंतरता भी बनी रहेगी। बस यही इतिहास है। तो हमको भारतीय इतिहास पढ़ना है, तो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को कुल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से जो पहला है वो है प्राचीन इतिहास। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास दोस्तों, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों भागों को हमको पढ़ना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों में से परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इतिहास को स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं। इसको दोस्तों पढ़ने के लिए हम लोग इसको 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा बिफोर INM। INM का मतलब यहां पर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और दूसरा जो पार्ट होगा इसमें वो होगा INM का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्टार्ट हुए थे उनसे पहले का जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले का, वो सारे जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों इसमें जो पहला चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपियों का
भारत में आगमन, ये चैप्टर में पढ़ना है। इसमें यूरोपीय लोग भारत में आए, क्यों आए, कैसे आए और उनका योगदान क्या रहा हमारे भारत के इतिहास में, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों जो दूसरा चैप्टर है वो है उत्तर मुगल। उत्तर मुगल, लेटरल मुगल्स, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें एक मुगल वंश होता है जिसकी स्थापना बाबर करता है, और उसी वंश में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, एक पावरफुल शासक होता है औरंगजेब, जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद के जो राजा होते हैं वहाँ से इसका नाम उत्तर मुगल आ जाता है। मतलब उत्तर का मतलब होता है कि एकदम लास्ट के। तो चूंकि उतना मुगल वंश पावरफुल नहीं रहता है, उसके बाद जो राजा होते हैं वहाँ के उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, उससे कई सारे क्षेत्र जो है मुगल वंश से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो वही औरंगजेब के बाद से जो राजा हैं उन्हीं राजाओं के कुछ योगदान के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इसमें वो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। इस चैप्टर को हमें पढ़ना है दोस्तों। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है जैसे कि मैसूर, मराठा और बंगाल। यहां पर जैसे मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान का शासन आ जाता है, मराठा में शिवाजी राव जैसे बाजीराव पेशवा, और बंगाल में कुछ नवाब जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अच्छे ढंग से शासन करते हैं, बहुत मजबूती से शासन करते हैं। तो इन सारी क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो है अंग्रेजों की नीतियां। अंग्रेजों की नीतियां हमें इसमें पढ़ना है, उनकी पॉलिसीज क्या थी, ब्रिटिशर्स पॉलिसीज, इसमें अंग्रेजों ने जो शासन करने के लिए नीतियां बनाई थी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कि उनकी राजस्व नीति कैसी थी, कर व्यवस्था, राजस्व नीति, इसमें पहला होगा। दूसरा होगा इसमें उनकी शिक्षा नीति कैसी थी, एजुकेशन पॉलिसी उनकी, रेवेन्यू सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में हम लोगों को इसमें डिस्कस करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो आता है प्रेस का विकास। इसमें प्रेस का विकास होता है, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र छपते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। प्रेस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ये दोस्तों था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार के बारे में पढ़ना हमें। समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स। समाज सुधार में जैसे हमारे देश में कुछ कुरीतियां थी, जैसे कि सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे देश के कुछ लोगों ने आकर के आगे हाथ बढ़ाए और इन कुरीतियों को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही इन्हीं सारे टॉपिक को हमें पढ़ना, जैसे आर्य समाज की स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, कई सारी चीज़ों की स्थापना होती है और हमारे देश में जो कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाता है। तो इन्हीं टॉपिक को हमको पढ़ना है समाज सुधार में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये सारे हमारे बिफोर आईएनएम के सिलेबस था, ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से पहले का। इतने सारे 7 टॉपिक है इसमें टोटल, आप लोग एक एक करके देख लेंगे। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, उत्तर मुगल, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, अंग्रेजों की नीतियां जो हमें पढ़नी है, प्रेस का विकास होता है, समाज सुधार और 1857 का विद्रोह। इन सारे टॉपिक को हमें एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1850 दिसंबर 1885 ईस्वी में, और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका भी कुछ टॉपिक है इसमें, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आईएनएम का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसमें इसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, इसमें कुछ डिबेट्स होती हैं, इन सारी चीजों को हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक आता है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप, फेजेज ऑफ आईएनएम लिख लेते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप। आंदोलन का स्वरूप, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। तो इनका जो स्वरूप था वो समय समय पर चेंज होता रहा है। तो इनका जो पहला स्वरूप था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उदारवादी स्वरूप था। कैसा था? उदारवादी, मॉडरेट। उदारवादी इनका स्वरूप था 1885 से लेकर लगभग 1905 ईस्वी तक। यहां पर क्या होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और इससे हमारे देश के नेताओं के अंदर कुछ गुस्सा फूटता है और उसकी वजह से इनका स्वरूप थोड़ा सा चेंज होता है। इसके बाद आता है दूसरा, उग्रवादी, या फिर उसको गरम दल कह सकते हैं हम लोग। कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में इसी के बीच में बढ़ जाती है। एक्सट्रीमिस्ट का स्वरूप, एक्सट्रीमिस्ट 1905 से लेकर लगभग 1919 तक ये स्वरूप होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसके बाद तीसरा जो स्वरूप है इनका, वो है गांधीवादी स्वरूप। कैसा स्वरूप? गांधीवादी स्वरूप। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं और भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। इसके बाद का जो स्वरूप है वो गांधीवादी स्वरूप चलता है 1919 से लेकर के लगभग पूरा 1947 तक गांधीवादी स्वरूप। और इसी के बीच में एक स्वरूप और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का स्वरूप। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। इसके अंतर्गत हमें जैसे भगत सिंह, सुखदेव इत्यादि को जो फांसी दे दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद थे, हमारे ये सब क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने हमारे देश के इतिहास में क्या योगदान दिया, देश के आज़ादी में क्या योगदान दिया, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो दोस्तों ये पूरा रहा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, पूरा आधुनिक भारत के इतिहास का।
बस यही सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, बशर्ते इनको एक एक करके एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से इनको हम लोगों को पढ़ना है। बस आज ये सिलेबस था आपका। इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को, जैसे यूरोपियों का भारत में आगमन, अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से कैसे यूरोपीय लोग भारत में आए, कैसे कैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।